लास्ट टाइम पे क्या कराया था? वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस में क्या करवाया था? डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चंस लिखिए कॉपी के अंदर। क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए इधर सुनिए, सबसे पहली चीज समझिए। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे कहा कोई भी आयन है। आयन मतलब क्या हो सकता है? लिथियम आयन मान लो मैंने ले लिया, ठीक है। फ्लोरीन आयन मैंने ले लिया, ठीक है। छोड़ना अभी 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 बस सुनो। सोडियम आयन मैंने ले लिया, कुछ भी आयन ले लिया, और हमने कहा इसको हमने किस में डाल दिया? पानी के अंदर। आप दो चीज अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। एक होता है वाटर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? H2O। ये एक डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए हमने कहा यहां पे कि हमने क्या ले लिया? हमने H2S ले लिया, H2S एज अ सॉल्वेंट। तो ये क्या है? एक डाइपोल है। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो डाइपोल है। आप समझिए इस बात को, ठीक है। और जिसपे चार्ज डायरेक्ट नहीं दिख रहा है वो डाइपोल है। जैसे मैंने आपसे कहा एल्कोहल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एल्कोहल। अब एल्कोहल ले लीजिए और मैंने कहा कि ये क्या है, तो ऑब्वियस है ये डाइपोल है। आप फॉर्मूला देखिए, अब क्या बनेगा? CS3। मान लीजिए मेथेनॉल में लेता हूं, मेथेनॉल का मतलब क्या हो गया? CS3OH। और इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और ये क्या है? लोन पेयर है। सिंपली अगर आपको चेक करना है कोई डाइपोल है या नहीं है, तो आप उसका डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। तो अगर हम बात करें वाटर दे, अल्कोहल दे, H2S दे, ये सब क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं। मैंने कहा इन आयन को लेके मैंने पानी के अंदर डाला, अल्कोहल के अंदर डाला, या फिर H2S के अंदर डाला, मतलब क्या बन रहा है? मतलब इनके साथ अगर मान लो मैं लेता हूं, क्या वाटर ले लिया मैंने, या फिर मैंने क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है। या फिर मैंने क्या कह दिया? ईथर ले लिया। एक और हो सकता है एग्जाम्पल जनरली जो आपको परेशान करे, वो होता है ईथर होता है। तो अगर आप ईथर के केस में देखेंगे तो भी क्या है? OCS3 मान लीजिए, और ये क्या है? CS3। अच्छा सर, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, और इसके पास भी क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो समझिए, अगर मैंने कहा लिथियम को लेके आपने वाटर, एल्कोहल या फिर ईथर के साथ आपने डाला, ईथर के साथ आपने डाला, तो इसका मतलब ये क्या है? डाइपोल है। जैसे और एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एसिड दे दिया गया आपको। एसिड का मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल O बॉन्ड। मान लीजिए यहां पे मैंने क्या ले लिया? R, और यहां पे क्या ले लिया? OH। आपको पता है पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा, इट मींस इसके पास डाइपोल है। तो एसिड भी क्या हुआ? एक डाइपोल हुआ। हालांकि इतने लेवल तक काम नहीं आएगा आपको। मैं अगर आपसे बात करूं, वाटर और अल्कोहल अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं। मैंने कहा लिथियम आयन को पानी में डाला, इसका मतलब क्या है? तो लिथियम आयन का मतलब ये हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है? बोलिए जल्दी। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब एक होता है आयन आयन इंटरेक्शन होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो Li+ ले लिया और F- ले लिया, दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? आयन आयन इंटरेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को? एक क्या होता है? आयन आयन इंटरेक्शन। एक होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ रहे हो? एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। व्हाट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पानी मैंने ले लिया मेरे भाई, और पानी को लेके मैं किसके साथ मिक्स कर रहा हूं? सोडे के साथ नहीं, अल्कोहल के साथ मिक्स कर रहा हूं, है ना? तो अगर मैं बात करूं, पानी भी क्या है आपका? एक डाइपोल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये क्या है? डाइपोल। और अल्कोहल भी क्या है आपका? डाइपोल है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल बोलेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा ब्रोमाइड आयन को मैंने पानी में डाला, इसका मतलब ये कौन सा इंटरेक्शन है? आयन डाइपोल है। शब्द को तोड़ना सीखिए। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। समझ रहे हो? पहले परमानेंट वाले को समझो। आयन डाइपोल, दूसरा क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल। पक्की बात है? बोलो हाँ, है ना? अब बात आती है कि सर एक बात बताइए, आयन इंड्यूस डाइपोल क्या होता है? आयन इंड्यूस डाइपोल जैसे समझो, ये पानी है और ये क्या है? अल्कोहल है। इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट है। अब एक बात मुझे बताओ, मान लो मैं तुम्हारे सामने क्या ले लेता हूं? X2 ले लेता हूं। X2 का मतलब F2 ले लो, Br2 ले लो, Cl2 ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब जरा गौर से सुनना, यहां पे दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? अब एक बात बता, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये भी खींचेगा। तो एक बात मुझे बता, क्या यहां पे डाइपोल कभी क्रिएट हो पाएगा? नहीं क्रिएट हो पाएगा। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये रहा एक्स और ये रहा एक्स, दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है,
लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, सुनना जरा गौर से, मान लो ये एक्स है और एक्स है, जैसे यहां पे क्या हो सकता है, एच और एच हो सकता है, जैसे यहां बी आर और बी आर हो सकता है, सीएल और सीएल हो सकता है, एफ और एफ हो सकता है, एन और एन हो सकता है, ओ और ओ हो सकता है, कुछ भी, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन क्या होनी चाहिए, सिमिलर। तो क्या अभी इनके अंदर कोई डाइपोल है, ये मुझे बताओ। नहीं है। मानते हो या नहीं मानते हो? अब इसके अंदर मान लो मैंने कोई स्पीसीज डाल दी, क्या डाल दिया, मान लो लेट सपोज H प्लस डाल दिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? ऑब्वियस है खींचेगा। जब मेरे भाई ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और यहां पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोलो। अगर मान लो मैंने H प्लस डाला इस मीडियम के अंदर, तो H प्लस क्या है, एक आयन है, H प्लस ले लो, Li प्लस ले लो, कोई भी, मतलब Na प्लस ले लो, K प्लस ले लो, कुछ भी ले लो, Cu प्लस ले लो, Zn प्लस ले लो, Hg प्लस ले लो, आयन होना चाहिए। आप शब्दों को पकड़ लेंगे, आप सीख जाएंगे, वरना तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। यहां पे सुनिए, ये एक आयन है और इसके अंदर कोई डाइपोल नहीं था। अब ये आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अट्रैक्ट करेगा तो यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहां पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या ये डाइपोल था? तो जवाब है नहीं। लेकिन आयन की प्रेजेंस में बन गया, तो आंसर है यस। तो हम इसे क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल। क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ऐसे ही मान लो ये भी डाइपोल नहीं है, इधर मान लो दूसरा डाइपोल ले लिया, वो भी मान लो डाइपोल नहीं है। मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया एफ और एफ ले लिया, और बाजू में क्या ले लिया, सीएल और सीएल ले लिया। तो अब क्या होगा, अब दोनों देखा जाए तो दोनों के अंदर डाइपोल मूवमेंट है, तो जवाब है नहीं है। दोनों क्या है, नॉन पोलर है। लेकिन अगर हम बात करें कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एक होता है और एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है समझना, एक डाइपोल हो और दूसरा डाइपोल ना हो। फॉर एग्जाम्पल सर, आप एक काम करिए ना, आप ऐसे सोचिए, पानी क्या है आपका, डाइपोल है कि नहीं है? अब उसके अंदर कोई ऐसी स्पीसीज, Br2 को आपने मिक्स कर दिया, Cl2 को आपने मिक्स कर दिया, तो वो क्या है, वो डाइपोल नहीं था। लेकिन पानी के अंदर पोलैरिटी होने की वजह से पानी उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उस पे पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा, इसलिए नाम क्या बनेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और लास्ट वाला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली लंदन फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस। अब वो क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, मैं वो समझाता हूं, वो जनरली आप लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बाकी ये सब एग्जांपल कराएंगे। मेन तो आप याद रखना, पानी और अल्कोहल क्या होते हैं भैया, डाइपोल होते हैं, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, वो क्या होता है, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जैसे कि आप नोबल गैस ले लो, हीलियम, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है या डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है। कहां रहता है, मोनो एटॉमिक। कहां लिखी हुई है ये लाइन, कहां पे? अरे वो तो ठीक है, एनसीईआरटी में कहां लिखी है, हाँ? पी ब्लॉक में, कुछ भी हो उठा के चिप दो, पी ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई है। बीइंग मोनो एटॉमिक देयर नॉन बॉन्डेड रेडियाई आर सो लार्ज, ठीक है, बंदर को बंदर से कंपेयर कीजिए, उसमें वो लाइन मैंने बोली थी, बीइंग मोनो एटॉमिक देयर नॉन बॉन्डेड रेडियाई आर सो लार्ज, कि उनको आप मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। वहां पे लिखा गया है, इसीलिए मैंने बोला था बंदर को बंदर से कंपेयर कीजिए, मिस्टर सीआर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मरवाएगा काबे, इधर सुन इधर सुनो मेरी बात को। अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि नाम ले रहा है सर का इधर सुनो मेरी बात को। अगर मैं तुमसे बात करूं, नहीं भाई मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, संबंध बिगड़ जाएंगे, हैं? नहीं तुम मत बोलो, ठीक है, ऐसी बातें नहीं बोली जाती हैं, दो चार लोगों के बारे में नहीं बोला जाता है। एनीवे कम टू द पॉइंट अगे, तनु सर का नाम लेगा बड़ी क्लास में, यार मरवाएगा पूरी तरीके से ही, है? समझ रहा हूँ मेरी बात को, इधर सुनो। संबंध दो चार को है, पता नहीं, मतलब तो छोड़ो, जान दो क्या मैं बात कर रहा था, इधर आओ, समझ रहे हो अगर हम बात करते हैं मेन, हाँ क्या कह रहा है, इधर सुनो हमारी बात को इधर आओ नहीं भाई कुछ भी भरोसा नहीं है, तुमको नहीं पता है अभी सिचुएशन इधर अगर हम मेन बात करते हैं, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे पिताजी ने हमको एक बात समझाई थी, नौकर का मतलब होता है ना ना कर, पहली चीज। और दूसरी चीज ये समझाई थी, पता है क्या हुआ था, जब यंग यंग था मैं बड़ा तैश में रहता था, तो एक बात बोले, एक ही बात बोले, डैश मतलब अच्छा शब्द रखे, बोले कि अगर इतनी औकात है बन जा मालिक, लगा ले सब्जी का ठेला, फिर दिखाना उतैश, और नहीं दिखा सकते हो तो शांति से बैठा करो। उस दिन हमको बात समझ में आ गई थी,
और ये बात हम लेटर ऑन लाइफ में फील करते गए कि बात तो उन्होंने बहुत सही पते की थी। ठीक है, एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन, हम बात करते हैं क्या क्या चीज। नहीं यार, सिंपल सी बात है कि मतलब नौकरी का मतलब ये होता है ना, नौकरी का मतलब होता है ना ना कर, किसी को ना ना कर। ठीक है। देखो, अब बहुत क्लियर सी बात है कि कभी भी मतलब ऐसे आपने शब्द ले लिया, लेकिन ऐसे आप नहीं ले सकते। ठीक है, टर्म्स हैं यार, वो खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आगे दिक्कत आएगी फ्यूचर में। समझो बात को। इसलिए अगर हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करना, आप तो बोल के निकल लोगे, ठीक है, अगले साल फिर ड्रॉप मार दोगे दूसरी जगह से। लेकिन हमारा क्या है, समझ रहे हो, इधर सुनो। अगर मैं बात करता हूं, देखो एक होता है आयन डाइपोल, मतलब एक डाइपोल है और दूसरा क्या है, कंप्लीट आयन है। आयन डाइपोल, दूसरा क्या बना, डाइपोल डाइपोल, मतलब इस बार कंप्लीट आयन कोई नहीं है, दोनों क्या है, डाइपोल है, मतलब इनका म्यू जीरो नहीं है। तीसरा क्या बना, आयन इंड्यूस डाइपोल। आपने X2 लिया था, X2 में आपने किसको डाल दिया, आयन को डाल दिया। ठीक है, X2 की जगह कौन हो सकता है सर, X2 की जगह कोई हो सकता है, Br2 ले लो, Cl2 ले लो, F2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब दोनों की ईएन क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब ये भी उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। लेकिन जब एक आयन को उसके अंदर डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कहीं एक डायरेक्शन में तो शिफ्ट करवाएगा। जब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, उसके सर पे क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और सामने वाले के सर पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो प्लस एम माइनस एम के इफेक्ट को ऑब्जर्व करो, किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके बाद आता है कौन सा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। देखो इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है, पहले ये समझो, मैं तुमको बताता हूं क्या होता है दरअसल। मान लो जैसे कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब He2 बन के नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा क्या बन के एग्जिस्ट करते हैं, He बन के एग्जिस्ट करते हैं, क्या बन के एग्जिस्ट करते हैं, He। अब देखो, मान लो जैसे मैंने कहा, ये रहा हीलियम, ये रहा हीलियम, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज दैट ये हमने कहा है दूसरा हीलियम है, अब ये इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो कर रहा है, यहाँ पे वेव नेचर। अब समझो, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब घूमते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, इंस्टेंट भर के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत चुटकी भर समय के लिए, ऐसे समझिए, समझ रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और जब सामने आएंगे तो एक रिपेल करेगा और दूसरा क्या करेगा, ऑब्वियस है, एक क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी शिफ्ट हुई, हल्की सी शिफ्ट होगी, तो एक के सर पे कैसा महसूस होने लगेगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और दूसरे के सर पे एट द सेम टाइम क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, या फिर इसे क्या बोला जाता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्या बोला जाता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, या फिर क्या बोला जाता है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आई। तो सबसे पहली चीज आप लिखेंगे, पहले तो ये तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर मैं खूब सारे सवाल देता हूं, वो बताना आपको पहचानना कौन सा है। चलिए, वाटर और एल्कोहल दिमाग में सेट कर लो, ये डाइपोल्स होते हैं। अब वाटर एल्कोहल H2S, डाइपोल्स। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंदन डिस्पर्सन, या फिर वेंडरवॉल, मतलब वेंडरवॉल ही कह लीजिए उसको भी।
चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। सोडियम आयन इज डिप्ड इन वाटर। सोडियम आयन इज डिप्ड इन वाटर, पहला क्वेश्चन। सोडियम आयन इज डिप्ड इन वाटर, पहला। सोडियम आयन इज डिप्ड इन वाटर। दूसरा, लिथियम आयन इज डिप्ड इन वाटर। लिथियम आयन इज डिप्ड इन वाटर। सोडियम आयन इज डिप्ड इन वाटर, पहला। दूसरा, लिथियम आयन डिप्ड इन वाटर। ठीक है। तीसरा, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन इज डिप्ड इन वाटर। फ्लोराइड आयन इज डिप्ड इन वाटर। फ्लोराइड, अब लिखो फ्लोराइड आयन, ठीक है। अब लिखो ब्रोमाइड विथ वाटर। ब्रोमाइड विथ वाटर। ब्रोमाइड विथ वाटर, सॉरी ब्रोमीन विथ वाटर। ब्रोमीन विथ वाटर, फ्लोराइड तो करा ही दिया तो क्या ब्रोमाइड कराऊं। फ्लोरीन विथ, फ्लोरीन नहीं, ब्रोमीन विथ वाटर। ब्रोमीन का मतलब समझते हो ना, Br2। ब्रोमीन विथ वाटर। फिर लिखो एल्कोहल विथ वाटर। एल्कोहल विथ वाटर, ठीक है। फिर लिखोगे नियॉन विथ नियॉन। नियॉन विथ नियॉन, फिर लिखोगे नियॉन विथ नियॉन। फिर लिखो Li प्लस इन मिथाइल एल्कोहल। 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 अगला लिखेंगे आप नियॉन इन वाटर। नियॉन इन वाटर। जेनॉन इन वाटर। जेनॉन इन वाटर। एल्कोहल विथ वाटर करवाया या नहीं करवाया? करवा दिया ना। एल्कोहल विथ एल्कोहल। एल्कोहल विथ एल्कोहल। HCl विथ HCl। HCl विथ HCl। वाटर विथ वाटर। हो गया? बस इसको बता दीजिए आप लोग कौन कौन सा इंटरेक्शन। अब सुन लीजिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपको इसका एक सवाल करना है। क्वेश्चन ऊपर लिख लो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डाइपोल। पहला सवाल लिखिए यहां पे ऊपर लिख लीजिए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डाइपोल। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डाइपोल and find ER and FR relation। ER and FR relation आपको बताना है। चलिए भाई मैं ऊपर से बता दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने जो जो सवाल बोला है आप बोल दीजिए, मैं एक बार ही सॉल्व कर देता हूं उसको। आपको ER और FR रिलेशन घर पे बैठ के एक बार ही देखना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए फटाफट। पहला क्या बोला है? सोडियम विथ सोडियम आयन इज डिप्ड इन वाटर। आपको मैंने क्या बोला? Na प्लस को आप किस में डाल रहे हो? पानी के अंदर। बोल बेटा पानी क्या होता है? एक डाइपोल। और ये क्या है? एक आयन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन हुआ या नहीं हुआ? यानी कि इसका FR और ER रिलेशन में क्या लिखा जाएगा? 1/r⁻³ इसके लिए FR मैं एक बार ही लिख दे रहा हूं। क्या बन गया ये? FR रिलेशन में 1/r⁻³ और ER क्या बन जाएगा इसका? 1/r²। तो ये आपको लिखना है घर पे। अगर ये आप लिख लोगे बस, आपको इससे ज्यादा आना भी नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या है? लिथियम आयन। अब कह रहा है सोडियम की जगह आयन बदल के उसने क्या कर दिया? लिथियम आयन को किस में डाल दिया? पानी में। तू खुद सोच के बता इसका कौन सा इंटरेक्शन है ये क्या हो गया? आयन। और ये क्या हो गया? डाइपोल। तो ये भी क्या हो गया? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आगे बताओ क्या है? फ्लोराइड आयन। तीसरा देखो, केटायन हो चाहे एनायन हो, सिंपल सी बात है। अब मैं कह रहा हूं ना, बस आप इतना याद रखो, इतना याद रखो, ये वाटर और अल्कोहल डाइपोल होते हैं। अब इसमें कोई आयन डालो, केटायन डालो, एनायन डालो, वो आयन डाइपोल ही है। समझ रहा हूं मेरी बात को? इन दोनों को बस याद रखो, वाटर और अल्कोहल पे ही पूछा जाएगा। तो वाटर है, अल्कोहल है, ये डाइपोल है। इसमें कोई भी आयन डालो, कोई केटायन हो, कोई एनायन हो, सब इंटरेक्शन आयन डाइपोल ही है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि फ्लोराइड आयन इन वाटर, ये क्या कहा जाएगा? बोलो जल्दी। आयन डाइपोल। अगला बताओ। ब्रोमीन विथ वाटर। अब ये थोड़ा सा देखना जरा गौर से।
एक बात बता, क्या ब्रोमीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है या नहीं सिमिलर है? सिमिलर है। अब पानी क्या है बोल जल्दी? डाइपोल। पानी क्या है? डाइपोल है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, क्या यहाँ पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा? तो ये तो क्या बन गया तेरा? डाइपोल। क्या बन गया बोल जल्दी? डाइपोल। अच्छा ये बता, ये डाइपोल है या नहीं है? नहीं है। लेकिन इसके प्रभाव में आने पे क्या ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? और जब खींचेगा तो सर पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, सामने वाले पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। क्या यहां क्या हुआ है ये मुझे बताओ? डाइपोल हुआ है या इंडक्शन ऑफ डाइपोल हुआ है? इंडक्शन ऑफ डाइपोल। तो ये क्या है? इंड्यूस डाइपोल। क्या है बोलो जल्दी? इंड्यूस डाइपोल। क्या है? इंड्यूस डाइपोल। इसका नाम क्या बन रहा है? डाइपोल। और ये क्या है? इंड्यूस डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बन गया। अगला बताओ। हाँ, एल्कोहल विथ वाटर। एल्कोहल क्या है बताना जरा। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपसे बोला एल्कोहल क्या है? एक डाइपोल है, और इसको किसमें आप डाल रहे हो? वाटर के अंदर। तो ये भी वाटर भी क्या है? एक बोलो जल्दी, डाइपोल। तो यानी इस इंटरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल। क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल। ठीक है, ये हो गया डाइपोल डाइपोल। आगे बताओ। नियॉन विथ नियॉन। ये देखो, नियॉन विथ नियॉन। अब बताओ, नोबल गैसेस बीइंग मोनोएटॉमिक, इनके अंदर क्या कोई पोलैरिटी है? नहीं है, लेकिन एट अ पॉइंट जनरेट हो सकती है जब ये कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के। तो यहां पे ये बताओ कौन सा है? ये लंदन डिस्पर्सन है। कौन सा है बोलो जल्दी? लंदन डिस्पर्सन। ठीक है, आगे बताओ। हाँ, लिथियम आयन। लिथियम आयन को किसमें? वही पानी की जगह आप क्या बोल रहा है? एल्कोहल में डाल दीजिए। ठीक है, CH3OH में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी? पानी। मैंने कहा ना, पानी और एल्कोहल क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं। लिथियम आयन आप डाल रहे हो, आयन का इन्वॉल्वमेंट है, तो दो ही हो सकता है, आयन डाइपोल या फिर आयन इंड्यूस डाइपोल। तो यहां पे अगर हम बात करें कि मान लो उसने कहा लिथियम आयन को आपने किसके अंदर डाला? पानी के अंदर डाला। इट मींस लिथियम आयन को पानी में डालने का मतलब क्या हो गया? आयन डाइपोल हो गया। क्या हो गया? आयन डाइपोल। ठीक है, तो आयन डाइपोल हो गया ये, आयन डाइपोल। आगे बताओ क्या हो गया? हाँ, नियॉन इन वाटर। नियॉन इन वाटर क्या हो गया ये मुझे बताओ? नियॉन के अंदर क्या होगा? नियॉन इन वाटर। नियॉन इन वाटर, नियॉन है क्या ये मुझे बताओ? क्या उसके अंदर पोलैरिटी होगी? नहीं। ठीक है, और वाटर के अंदर क्या है? पोलर है। तो पोलर है तो यानी कि वो कैसा बन गया? डाइपोल। और वो नियॉन पे क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। क्या इंड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक डायरेक्शन में शिफ्ट करवाएगा। तो एक एंड नियॉन का क्या बनेगा ये देखना। एक एंड अगर मैं बात करूं, नियॉन है मान लो, तो नियॉन को जैसे ही आप पानी में डालोगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन पे आएगी। तो एक एंड पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और दूसरे एंड पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। तो नियॉन को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो ये कैसा इंटरेक्शन हो गया? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या हो गया ये? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मैंने कहा ना, पानी को और एल्कोहल को अपने दिमाग में सेट रखो कि ये क्या होते हैं? इंड्यूस डाइपोल होते हैं। ठीक है, और नियॉन के अंदर कोई पोलैरिटी आएगी नहीं, तो इसे हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अगला बोलो। जेनॉन इन वाटर क्या हो जाएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अगला बताओ क्या लिखा हुआ है? हाँ, एल्कोहल क्या है? एक डाइपोल, और एल्कोहल क्या है? डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगला बोलो। HCl क्या है? एक डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को? HCl क्या हो गया? डाइपोल। और अगर हम बात करें दूसरा HCl भी क्या हो गया? डाइपोल। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो डाइपोल मूवमेंट जिसका जीरो नहीं है, बस वही डाइपोल है। समझ रहे हो मेरी बात को? और जनरली आपको कौन देखने को मिलेगा? मैं फिर से कह रहा हूं, आपको या तो एल्कोहल देगा या तो वाटर देगा। अब आयन डालो तो आयन डाइपोल बन गया। अगर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, डाइपोल डाइपोल हो गया। अब उसके बाद आयन इंड्यूस डाइपोल क्या होता है? आयन एक जगह प्रेजेंट रहेगा। आयन का शब्द को समझो, आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो दो ही फैक्टर बन सकते हैं, एक तो आयन डाइपोल या आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन नहीं है तो क्या बनेगा? डाइपोल डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एक और सवाल लिखो। H2 विथ H2, H2 विथ H2, H2 विथ H2, मतलब हाइड्रोजन गैस को लेके हाइड्रोजन गैस के साथ ही मिक्स कर रहे हैं। ये क्या हो गया बताओ जल्दी? क्या? लंदन डिस्पर्सन। क्या H2 के अंदर कोई पोलैरिटी होगी आपस में? नहीं होगी। क्या दूसरे H2 के अंदर होगी? नहीं होगी। लेकिन एट अ टाइम, एट फॉर एन इंस्टेंस, अगर हम बात करें तो H2 और H2 के अंदर क्रिएट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो हम इसे क्या बोलेंगे? लंदन डिस्पर्सन। अब आपका काम क्या है? घर जाइए, बैठिए, और इनके बारे में क्या लिखेंगे आप? ER और FR रिलेशन लिखेंगे, जो मैंने अभी यहां पे लिख के बताया। ठीक है, ये एक बार ही लिख लीजिए, इसके बाद से कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ,
क्या चीज? हाँ, Li in Br2। Br2 विथ वाटर क्या? Br2 क्या है पहले ये बताओ। Br में क्या है? पोलर नहीं है। वाटर क्या है? डाइपोल है कि नहीं है? डाइपोल है कि नहीं है? ये डाइपोल इसके अंदर चार्ज को इंड्यूस कर देगा। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है ये। अब तुम कह रहे हो कि आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल की बात कर रहे हो ना। Br2 लिया तुमने, या फिर आपने क्या ले लिया? Cl2 ले लिया, ठीक है। अब उसके साथ कोई भी आयन लेके गए, सोडियम आयन लेके गए, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक जगह पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, दूसरी जगह क्या बना? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। सामने क्या बैठा हुआ है? उसके आयन। आयन ने उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस की है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या आयन इंड्यूस डाइपोल का मीनिंग भी लिख लो। आयन जब किसी के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दे, लिखो, आयन जब किसी के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दे। आयन जब किसी के अंदर, जब किसी के अंदर आयन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब आयन नहीं पहचानने आता है तब तो फिर गड़बड़ है मामला भाई, फिर तुम छोड़ो, तुम कॉमर्स जाओ। समझ रहे हो? ये फील्ड ही नहीं है तुम्हारे लिए। आयन जब किसी के अंदर डाइपोल, आयन जिसके सर पे पॉजिटिव या नेगेटिव दिखे हुआ आयन है, तो आयन जब किसी के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दे, पोलैरिटी इंड्यूस कर दे, इंड्यूस कर दे, इंड्यूस कर दे। या फिर दूसरा लिखो, जब केमिस्ट्री की दुनिया में, लिखो, जब केमिस्ट्री की दुनिया में, एक इसको और तरीके से लिख लो, जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई नॉन पोलर बॉन्ड, कोई नॉन पोलर बॉन्ड, कोई नॉन पोलर बॉन्ड, जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई नॉन पोलर बॉन्ड, जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई नॉन पोलर बॉन्ड, जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई नॉन पोलर बॉन्ड किसी आयन की वजह से, किसी आयन की वजह से, किसी आयन की वजह से, किसी आयन की वजह से पोलर हो जाए, पोलर हो जाए, पोलर हो जाए, तो ऐसी अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में हम इसे आयन इंड्यूस डाइपोल, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में हम इसे आयन इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। आयन इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। आयन इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। ठीक है। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होता है? तो ये भी लिख लो, ये भी लिखो। अच्छा सर, हम कैसे पहचानेंगे कोई नॉन पोलर है या पोलर है? नॉन पोलर हम कैसे पहचानेंगे? नॉन पोलर पहचानने का तरीका है कि दोनों का ईएन देखो, अगर सेम आ रहा है तो वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो लिखो, ये भी लिख लो, नॉन पोलर पहचानने का तरीका, नॉन पोलर पहचानने का तरीका, नॉन पोलर पहचानने का तरीका, दोनों जो बॉन्डेड एटम है, 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 उनकी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, सेम हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, सेम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। जैसे Br है, Br है, अब दोनों की ईएन क्या है? सेम है, यानी ये नॉन पोलर है। और किसी आयन की वजह से अगर इसके अंदर पोलैरिटी आ गई तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, वो आयन इंड्यूस डाइपोल हो गया। अब लिखो एक और शब्द, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। केमिस्ट्री की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में जब कोई, जब कोई, केमिस्ट्री की दुनिया में जब कोई नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड किसी डाइपोल की वजह से, किसी डाइपोल की वजह से, किसी डाइपोल की वजह से पोलर हो जाए, पोलर हो जाए, पोलर हो जाए, तो हम इसे, तो हम इसे, तो हम इसे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। तो हम इसे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। तो हम इसे
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि X2 इन वाटर, जैसे कि X2 इन वाटर, यही प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको दिखेगा। जैसे कि X2 इन वाटर, जैसे कि X2 इन वाटर, ठीक है। X2, X और X की ईएन क्या है? अगर हम बात करें सेम है, तो ये कैसा है? नॉन पोलर है, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं खींच पाएंगे। अब इसको किस में डाला आपने? पानी में। पानी क्या था? डाइपोल था। अब ये बताओ, ये नॉन पोलर बॉन्ड जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा, पानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कराएगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? दिस इज समथिंग कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ रहे हो? ठीक है, अब हम आगे आते हैं। देखिए सर, अब यहां के बाद अगर हम शुरू करें तो यहां पे जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। यहां पे सुनना, मैं तुमसे क्या कहने जा रहा हूं। अब आते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। किस पे आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अब सुनना जरा गौर से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है सर। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर तुमको अगर आ गई ना, तो मतलब तुम्हारी आधी चीजें आसान हो जाती हैं। समझ रहा हो मेरी बात को? वैसे रुको, एक काम करो, लिखो ट्रू एंड फॉल्स, कुछ क्वेश्चंस और लिखो जो 12th क्लास में तुम्हारी मदद करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स, एक और कुछ क्वेश्चन लिखो। ये बताओ, लिखो इंटरेक्शन बिटवीन, लिखो ट्रू एंड फॉल्स, लिखो इंटरेक्शन बिटवीन हीलियम एटम, इंटरेक्शन बिटवीन हीलियम एटम इज इंटरेक्शन बिटवीन हीलियम एटम, ब्रैकेट में लिख लेना एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लेना एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू दी पावर 4, 1 अपॉन r टू दी पावर 4। ठीक है, दूसरा लिखो, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। अगला लिखो, अट्रैक्शन बिटवीन डाई मिथाइल ईथर, अट्रैक्शन बिटवीन डाई मिथाइल ईथर molecule is an example of dipole induced dipole interaction, dipole induced dipole interaction, dipole induced dipole interaction। लिखो, अगला लिखो। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, और ये लाइन किससे रिलेटेड है? डाइपोल से, इसीलिए एक एक लाइन बता रहा हूं। अगली लाइन लिखो, अगला सवाल लिखो। आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू फ्लोरीन, आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, दिमाग लगाओ, जो पढ़ाया है वहां से करोगे, खट से होगा अभी आंसर। अगला लिखो, अगला लिखेंगे नियोपेंटेन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखी हुई लाइन है। नियोपेंटेन इज मोर वोलाटाइल देन एन-पेंटेन, नियोपेंटेन is more volatile than n-pentane, नियोपेंटेन is more volatile than n-pentane। अगला लिखो सवाल, molecule of H2 are approximately 1% polar, 1% polar due to the effect of dispersion force, dispersion force। अगला लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक के अंदर बहुत क्लियरली एनसीईआरटी ने लिखा है। मैंने जितने स्टेटमेंट लिखवाए हैं सब एनसीईआरटी के हैं। लिखिए, और boiling point and solubility
इन वाटर, in water, for inert gases, for inert gases increases with increase in, increases with increase in, with increase in atomic mass, atomic mass increases with increase in atomic mass. ट्रू और फॉल्स बताना है आपको इसमें. देखिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. पहले सुन लीजिए. यहां पे आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं मैं कि जो वीक फोर्सेस होते हैं बेटा, वो दो बातों पे निर्भर करते हैं. कितनी बातों पे निर्भर करते हैं? दो. पहली बात कौन सी होती है? वीक फोर्स हमेशा याद रखना, जो तुम्हें काम करेगा वो दो बातों पे निर्भर करता है. पहली बात क्या होती है? यहीं से मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग उठा ले जाऊंगा तुम लोगों को. ठीक है, तो यहां पे वीक फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है. एक तो मॉलिक्यूलर वेट कह लो, मॉलिक्यूलर वेट कह लो, या फिर इसी को क्या कह सकते हो? मॉलिक्यूलर मास कह लो. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कह लो. पहली चीज तो इस पे. दूसरी चीज अगर हम बात करें तो किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे. ऑब्वियस है, मॉलिक्यूलर मास कब ज्यादा होगा? जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा. समझ रहे हो मेरी बात को? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियस है ज्यादा होगा. और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? एच बॉन्डिंग पे. किस पे डिपेंड करता है? एच बॉन्डिंग. पहला सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है. हाँ, एनर्जी के बारे में बताना है. हीलियम, ये देखिए, ये देखिए पहला सवाल यही है. पहला मैं आपको बता रहा हूं. कह रहा है हीलियम का, हीलियम से इंटरेक्शन हो रहा है. पहले आप मुझे बताइए. अब इसके लिए क्या पूछ रहा है? ईआर. ईआर के लिए कौन सी बात सही है? एक बात मुझे बताना बेटा, सुनो. क्या एक बात तो, हीलियम के अंदर और हीलियम के अंदर कौन सा डाइपोल पाया जाएगा? आयन आयन. हाँ या ना, बस बताना. आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. तब कौन सा पाया जाएगा? लंदन डिस्पर्सन. कोड क्या बताया था? 34577. और ये किसके लिए बताया था? एफ आर के लिए. और मैंने क्या बोला? ई आर में क्या कर देना? एक कम. तो अगर 7 है तो 1/r⁴ कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1/r⁴ होना चाहिए. यहां पे तुम्हारा 6. लेकिन कितना मैंने लिख रखा है बताना जरा? 1/r⁴. क्या वो सही है या गलत है? तो पहला क्या हो गया? फॉल्स हो गया. पहला क्या हो गया? फॉल्स. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या लिखा हुआ है. देखो ये सब स्टेटमेंट तुम्हें नीट के अंदर ऐसे चिपका देगा स्टेटमेंट में. अब तुम वहां बैठ के सोचते हैं पढ़े सब हो, सवाल नहीं लगाए हो तो फंस जाओगे तुरंत. तो यहाँ पे ये सब एनसीईआरटी की लाइन है. आगे बताओ, अगर हम आगे बात करें तो इंटरेक्शन बिटवीन डाइमिथाइल ईथर मॉलिक्यूल. ठीक है, डाइमिथाइल ईथर मॉलिक्यूल. देख भाई, सुन सुन सुन. कह रहा है एक ईथर है और दूसरे ईथर के साथ ये क्या कर रहा है? बोल जल्दी. इंटरेक्ट कर रहा है. मैंने तुझे क्या बोला है? 3 पॉइंट बोला है. ईथर, अल्कोहल, वाटर क्या होते हैं? डाइपोल. तो अब एक बात मुझे बताना, अब मत लिखो भाई, सुन लो पहले. ईथर है और ईथर है, इन दोनों में इंटरेक्शन कैसा है? डाइपोल डाइपोल. और वहां लिखा क्या है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. इज इट करेक्ट और फॉल्स? तो ऐसे ही अल्कोहल के लिए चिपका देगा, ऐसे ही वाटर के लिए चिपका देगा. बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाइपोल डाइपोल. क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल. यानी ये स्टेटमेंट क्या है? बोल जल्दी. फॉल्स. अच्छा, अब सॉल्यूशन लिखना आराम से. रुक जा भाई, इधर बताओ ना. अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू. वीक फोर्सेस पे क्या बीपी और एमपी डिपेंड करता है या नहीं? याद करो, मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला था, कॉपी का पहला पन्ना खोलो. पहला पन्ना, तब तुम्हें क्लियर होगा. कॉपी का पहला पन्ना खोलो. मैंने तुम्हें क्या बोला था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करेगा. उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो क्या है, ये सब कौन बताता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कॉपी में लिखी हर बात का कुछ ना कुछ मतलब है. तो एक चीज समझिए, उसमें क्या बोला था मैंने कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. मैंने एक सवाल भी कराया था, CH4 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू इंटरनल CH बॉन्ड. तो आंसर क्या आया था उसका? फॉल्स आया था. मैंने कहा इंटरनल CH बॉन्ड बॉन्ड की लेंथ बताएगा, बॉन्ड की आइडेंटिटी बताएगा, बॉन्ड के पैरामीटर्स बताएगा, बॉन्ड के एंगल बताएगा, लेकिन कभी भी वो क्या नहीं बताएगा? अगर हम बात करें तो कभी भी वो क्या नहीं बताएगा? फिजिकल स्टेट को नहीं बताएगा. समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कि अभी क्या लिखा हुआ है? ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है. आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू फ्लोरीन. सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है. एक बात बताओ, F2 को कहा जाता है ये गैस होता है, ठीक है,
और I2 को कहा जाता है ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? मेरे भाई एक बात बताओ, फ्लोरीन की साइज क्या है? बहुत छोटी सी है। अरे हाँ ना बोलो भाई, मतलब इनका सरफेस एरिया क्या है? कम है। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तो अट्रैक्शन होगा या नहीं? इसके अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। प्रोटॉन है या नहीं है? इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? प्रोटॉन है या नहीं है? तो एक दूसरे को ये इंटरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? एक अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन आप मुझे बताइए, सरफेस एरिया क्या है? कम है, तो कम इंटरेक्ट करेंगे या ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? कम अट्रैक्ट करेंगे या ज्यादा करेंगे? ये मुझे बताओ। कम करेंगे। लेकिन I2 के अंदर आ जाओ, किसके अंदर आ जाओ? आयोडीन के अंदर। ठीक है, आयोडीन के अंदर एक बात बता, क्या इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है या नहीं ज्यादा है? मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो एक बात मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है या नहीं ज्यादा है? प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है या नहीं ज्यादा है? सरफेस एरिया ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो यानी कि वीक जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कैसा लगेगा? बोल जल्दी। स्ट्रॉन्ग। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ये कैसा लगेगा? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग लगेगा तो बड़े पास पास होंगे या बड़े दूर दूर होंगे? ये बता। पास पास। तो I2 को क्या कहा जाता है? रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड। और F2 को क्या कहा जाता है? ये क्या होता है? गैस। समझ रहे हो? तो इसके पीछे लॉजिक है। तो अब उसने क्या बोला, सुनना जरा गौर से। वीक फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? सरफेस एरिया। और वीक फोर्सेस निर्धारित करेंगे किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लाइन पढ़ अब क्या लिखी हुई है। आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन फ्लोरीन। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो वहां फंसने की जरूरत नहीं है। आपने कंसेप्ट पढ़ा है और सीखा है, आपको बस अप्लाई करने की जरूरत है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये मुझे बताओ। ठीक है, तो अब मैं फिर से कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होना किस पे डिपेंड करता है? ये सब बातें किस पे निर्भर करती हैं मेरे भाई? वीक फोर्सेस पे निर्भर करती हैं। एनीवे, अगला स्टेटमेंट पढ़िए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। तीसरा वाला सही है या गलत है? ट्रू है। और उसका एक्सप्लेनेशन ये पूरा नोट कर लेना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये रहा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। ये एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक है, यहां पे स्ट्रॉन्ग सरफेस एरिया ज्यादा है, वीक फोर्स ज्यादा हो गया। वीक फोर्स ज्यादा हो गया मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, तो यानी कि ये क्या कहे जाएंगे? सॉलिड। और वो क्या कहे जाएंगे? गैस। अब गैस क्यों है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, समझ रहे हो? गैस है तो गैस है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं वो गैस क्यों है और ये सॉलिड क्यों है। अब आप कहोगे सर गैस क्यों है, तो मैं कहूंगा कि तुम मतलब मेल ही क्यों हो, चाहे तुम फीमेल ही क्यों हो, तुम क्यों कुछ और क्यों नहीं होगे? तुम हाथी घोड़ा बैल काहे नहीं होगे? ट्रांसजेंडर नहीं बोलने वाला था बे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? मैं भी तो ये कह सकता हूं, तुम बताओ तुम मतलब इंसान के ही बच्चे क्यों हो, तुम कुछ और में क्यों नहीं जन्म ले लिए? अरे सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो ये F2 गैस है, वो उसका फिजिकल स्टेट है। अब आप मुझसे ये पूछो कि F2 गैस है जबकि I2 सॉलिड है, एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। तो मैं ये बता सकता हूं कि हाँ भाई ऐसा क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ है। नियोपेंटेन क्या होता है पहले ये मुझे बताओ। देखो, आइसो और नियो का पहले बात समझना। मान लो ये कार्बन है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये कार्बन है, 1 2 3 4 5, पहले मान कर लो 1 2 3 4 5। अब तुम बताओ अगर आइसोपेंटेन बनाना है मैं क्या करूं? कहां पे? सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे? अच्छा, अगर मान लो नियो बनाना है तो कितने कार्बन लगाएंगे? 2। यानी कि आइसो बनाना है या नियो बनाना है तो सिंपल सा क्या करो, सेकेंड वाले कार्बन को चूज कर लो। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी बनाना होता है तो हमेशा किसको चूज करो? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में पहले कार्बन को। नियो और आइसो बनाना है तो हमेशा किसको चूज करो? सेकेंड वाले कार्बन को। अगर नहीं आता है किसी को बनाना, सिंपल ऐसे सुनो, एक जगह छोड़ के बाकी जगह ये अप्लाई होता है, एक ही जगह बस नहीं अप्लाई होता है। सुनो, अब अगर हम बात करें, अगर एक कार्बन लास्ट से उठा के आपने सेकेंड पे रखा तो हमेशा क्या बनता है? बोल भाई, क्या बनता है? बोल जल्दी। क्या बन जाता है? आइसो। क्या बन जाता है? आइसोपेंटेन। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से सुनना, मुझे क्या बनाना है? नियो। तो अब क्या करना है? अब एक काम करो, 1 2 सेकेंड कार्बन पे अब एक और कार्बन उठाओ लास्ट से और वापस पटक दो। ये क्या बन जाएगा? नियो। ये क्या कहा जाता है? आइसो, और इसको क्या बोलेंगे? नियो। तो नियो क्या बन गया? नियो बन गया, ये आपका बन गया या नहीं बन गया? बोल भाई, ये हो गया नियोपेंटेन और ये क्या हो गया? आइसो। मतलब आप केवल याद रखो, प्राइमरी सेकेंडरी बनाना है, लास्ट से पहले पे एक कार्बन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी बनाना है तो लास्ट से कार्बन उठाओ, पहले कार्बन पे लगाओ, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में। लेकिन आइसोनियो के केस में कहां लगाना है? सेकेंड कार्बन पे। उठाना कहां से कार्बन? लास्ट से, समझ रहे हो? और सेकेंड कार्बन पे सबसे पहले नंबरिंग करो, लास्ट से एक कार्बन यहां जोड़ा,
तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्चरी का केस बनेगा। लास्ट से कार्बन अगर सेकंड पे जोड़ा तो वो आइसो या नियो बनेगा। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। कह रहा है कि ये रहा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है, और ये क्या रहा, नियो पेंटेन है। एक बात बता, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है या उसका ज्यादा है? एन पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। कैसे ज्यादा है बताना जरा। तो ब्रांचिंग हो गई तो इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया क्या हो गया, घट गया, कंडेंस हो गया। तो अब एक बात तो, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, सॉरी वीक फोर्सेस जो होते हैं, कितनी बातों पर निर्भर करते हैं ये मुझे बताओ। एक तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, और दूसरा किस पे, सरफेस एरिया। अगर मान लो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक बात मुझे आप सोच के बताइए, वहां पे क्या होगा, आप बताइए मुझे सोच के। वीक फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, ठीक है, और सरफेस एरिया कम है तो वीक फोर्सेस क्या लगेंगे, कम। लाइन क्या लिखी हुई है, मोर वोलाटाइल देन। अब वोलाटाइल की बात कहां से आ गई, बॉइलिंग पॉइंट हुआ चाहे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, मान लो किसी को बहुत ज्यादा हीट करने पे वो वेपर बन के उठ रहा है, तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हीट करने पे वेपर बन के उठ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, ज्यादा, और वोलाटाइल नेचर क्या हो जाएगा इसका मतलब, कम। ऑब्वियस है कि हीट बहुत ज्यादा दे रहा हो तब वेपर बन के उठ रहा है। अगर मान लो मैं किसी को हीट बहुत कम दूं और वो वेपर बन के खट से उठ जाए, इसका मतलब वो वोलाटाइल नेचर उसका क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है या नहीं ज्यादा है? अब बताइए सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, एन पेंटेन का, और नियो पेंटेन का सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो एक बात तो, वीक फोर्सेस ज्यादा कहां लगेंगे, एन पेंटेन में, तो यानी कि वीक फोर्सेस ज्यादा लगेंगे। तो एक बात बताओ, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वीक फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी या नहीं होगी? और अगर ज्यादा होगी तो वोलाटाइल नेचर क्या होगा, बोलो जल्दी, कम होगा। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आता है किसी को तो एक बात और बता देता हूं, सुनो। बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइल नेचर, या फिर ऐसे कहिए, वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, जो गैस बन के इजिली उड़ जाए। ठीक है, तो वोलाटाइल नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। किसके, वेपर प्रेशर। अरे सिंपल सी बात है, कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मान लो कोई वोलाटाइल ज्यादा है, तो वो वेपर बन के ज्यादा उठेगा, और ज्यादा उठेगा तो उस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, पहले ये बताओ। ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा तो यहां पे एक बात तो, वोलाटाइल नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वेपर प्रेशर। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, अगर कोई वोलाटाइल ज्यादा है उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, कम हीट पे भी वो वेपर बन के उठेगा, कम हीट पे भी उठेगा या ज्यादा हीट पे उठेगा, कम हीट पे। तो बीपी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमेशा याद रखना कि बीपी क्या हो जाएगा, उसके लिए कम हो जाएगा। यानी कि वोलाटाइल नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब सुनना मेरी बात को, एन पेंटेन है, नियो पेंटेन है, अब यहां से रिलेट करना, ठीक है। एन पेंटेन है, नियो पेंटेन है, बीपी किस पे डिपेंड करेगा, वीक फोर्सेस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। अब सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, तो एक बात बताओ, बीपी किसका ज्यादा होगा, एन पेंटेन का। मतलब वोलाटाइल नेचर किसका कम होगा, एन पेंटेन का। ज्यादा किसका होगा, नियो पेंटेन का। लाइन क्या लिखी हुई है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। चौथा वाला क्या हो गया आपका, ट्रू। पांचवा बताइए क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड H2। कह रहा है भाई कि H2 और H2 को आपने ले लिया, क्या ले लिया, H2 और H2। क्या एक बात बताओ, इसके अंदर कोई पोलैरिटी है या इसके अंदर कोई पोलैरिटी है, नहीं, इसके अंदर कोई पोलैरिटी। देखो यार, अभी एक लाइन लिखवाया था नॉन पोलर की, लाइन पर नॉन पोलर किसको बताया अभी, बोलो बोलो, नॉन पोलर किसके लिए लिखवाया, क्या लिखवाया नॉन पोलर में, जब दो बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। क्या H2 है या नहीं है, ईएन सेम होगा या नहीं होगा, H2 है कि नहीं है, ईएन सेम होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसी कंडीशन में से क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर है। मतलब आयन भी नहीं है, डाइपोल भी नहीं है, तो वो चारों फोर्सेस तो नहीं लग सकते। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, वो नहीं हो सकते। बच्चा क्या आपके पास, लंदन डिस्पर्सन। अब लंदन डिस्पर्सन के लिए ई आर और एफ आर का रिलेशन बताओ क्या बनेगा, ई आर का क्या बनेगा, एफ आर का पहले बताओ, 1/r⁷ और ई आर क्या बनेगा। और यहां पे क्या लिखवाया मैंने, क्या लिखा गया, तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ई आर लिखवाया, मेंशन करवाया मैंने कहीं, नहीं मेंशन कर, क्या लिखवाया, लाइन फिर से पढ़ना।
हाँ 1% पोलर है वो। मॉलिक्यूल ऑफ H2 आर 1% पोलर, वो 1% पोलर होते हैं ड्यू टू 1/r⁶, मतलब ER दे दे या FR दे दे, उसकी वजह से ये 1% पोलर हो जाता है। तो ये आंसर सही होगा या गलत होगा, ये मुझे बताओ। ये तो कोई भी रिलेशन दे दे, वो ER दे चाहे FR दे, अब वो कहना क्या चाहता है, वो आपसे जानना चाहता है क्या H2 के अंदर पोलैरिटी है। तो आंसर है यस, दुनिया का ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जिसके अंदर पोलैरिटी ना हो। अब 1% की पोलैरिटी है क्योंकि उसका रिलेशन 1/r⁶ आ रहा है, मतलब पोटेंशियल का रिलेशन देके तुमसे ये पूछना चाहता है क्या तुमको ये पता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है। लंदन डिस्पर्सन फोर्स के अंदर क्या होगा, एनर्जी का रिलेशन 1/r⁶, और वो 1% पोलर है। किस लिए पोलर है ये बताना जरा, क्योंकि उसके अंदर क्या लग रहा है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वो बस इनडायरेक्ट वे कहने का तरीका है। या फिर स्लैश करके एक और बात लिखो, 1/r⁷ भी लिख लो ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। 1/r⁷ स्लैश करके लिख लेना। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो HF और H2 में ज्यादा पोलर कौन होता है ये बताओ। HF और H2 में HF क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है। अब देखो ये सवाल कैसे दिया जाता है, HF और H2 वाला सुनो। HF और H2 ये पहले भी मैं करा चुका हूं, कहां करा चुका हूं, पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये IIT-JEE ने पूछ रखा है, पहले मैं बता दे रहा हूं, सुनो जरा गौर से। HF हुआ और H2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो ये कितने परसेंट पोलर होता है, 1%, और ये ऑब्वियस है कितना होगा, मोर देन 1% पोलर होगा। समझ रहा हूं मेरी बात को, ये ज्यादा पोलर होता है। अब देखो ये सवाल कैसे पूछा जाएगा, एक बात था हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, पहले, फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, दूसरे, अरे हाँ ना बोल भाई, और यहाँ पे हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, पहले, और यहाँ हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, पहले। अब बता हाई इस बॉन्ड की आइडेंटिटी बता, तू बोलेगा सिग्मा 1s, आगे क्या बोलेगा 2p बोलेगा, क्या बोलेगा 1s 2p बोलेगा। अब इसे क्या बोलेगा, सिग्मा, क्या बोलेगा 1s, आगे क्या बोलेगा 1s, बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो सिग्मा 1s 1s, ये क्या हो गया सिग्मा 1s 1s, और ये क्या हो गया सिग्मा 1s 2p। अब तुमसे पूछ लिया गया बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों में ज्यादा किसकी होगी, तो मैंने तो क्या बोला था, साइज बोला था, साइज बोला था या नहीं बोला था। अब साइज के अनुसार लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में वो पूछना क्या चाह रहा है तुमसे। वो पूछना H2 और HF चाहता है, समझ रहे हो। तो यहां पे अगर हम बात करें ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा या ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये वाला। ठीक है, जब आप मॉड्यूल्स वगैरह के क्वेश्चंस लगाएंगे वहां एक सवाल फंसेगा जहां पहले और चौथे ऑप्शन में यही दे रखा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है या क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका पहला और चौथा ऑप्शन देखना, वहां पे कंफ्यूज हो गए। तुमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं कि विच ऑफ दी फॉलोइंग बॉन्ड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने डाउट पे देखा, ये बताने के बाद भी आप लोग डाउट पे आए हुए थे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पहले से। सुनिए सवाल क्या पूछा गया, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, which among the following have highest bond strength, which among the following have highest bond strength, have highest bond strength, have highest bond strength। इधर देखो, पहला ऑप्शन अगर मैं बात करता हूं तो क्या दिया गया है, 1s 2p दिया गया है। अब आधे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर साइज की वजह से, भाई साइज की वजह से नहीं, मैं तुमको बता दूं ना, यहां पे कहानी ही अलग है, इसीलिए फिर से मेंशन कर रहा हूं दोबारा दूसरे फॉर्मेट में। दूसरा अगर हम बात करें तो दिया गया है 2s 2s, तीसरा ऑप्शन शायद दिया गया है 2p 2p, और चौथा ऑप्शन दिया गया है वहां पे 1s 1s। अब धड़ल्ले से आंसर मारे जा रहे हैं 1s 1s, लेकिन मैं बता दूं वो H2 और HF पूछ रहा है भाई, जिसको जेई ने एक बार पहले अपने सवाल में पूछ रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसके अंदर 1% की पोलैरिटी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो जल्दी, लंदन डिस्पर्सन। और यहाँ पे क्या लग रहा है, डाइपोल डाइपोल। वो सवाल डाइपोल डाइपोल से सॉल्व होना है। मान ले HF का एक मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा HF का ले लिया, HF एक डाइपोल हुआ, दूसरा डाइपोल कौन हुआ, डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल बेहतरीन है या लंदन डिस्पर्सन बेहतरीन है, पहले ये बता। डाइपोल डाइपोल, पहला सवाल बोला था नाक कान आंख थोड़ा खोल के रखना, मैं पहले बता दे रहा हूं। H और H है एक, और एक कौन सा है, H और F है।
ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला केस जो है, ये वाला केस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे आंसर क्या जाएगा भाई, यहां पे आंसर जाएगा 1s2p। इसका दूसरा रेफरेंस दे देता हूं, मैंने कहां लिखा है, मेरा जो नोट्स है ना, जो मैंने टेलीग्राम पे डाला था, उसमें जाना पॉलिंग स्केल लिखा हुआ है, और उस पॉलिंग स्केल के अंदर मैंने बोला है HF जो होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी कंपेयर टू H2 के। दो दो बार बता रहा हूं, अब इसके बाद गलत करोगे तब तो तुम जानो यार, मैं फिर क्या कर सकता हूं, हाथ पकड़ के थोड़ी लिखवा दूंगा। समझ रहा हो मेरी बात को? तो ये दूसरी बार आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां पे याद रखना 1s2p का ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पोलैरिटी ज्यादा है, आयनिक नेचर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। एनीवे, अगला सवाल बताओ क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये बताइए कौन सा था, पांचवा या छठा है? अच्छा, H2 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पांचवा, पांचवा ही मान लो, पांचवा ही एक्सप्लेन कर दिया। छठा बताओ क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक मास। कह रहा है कि देखो, अब तुम जाओगे एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो जब आप ग्रुप नंबर 18 पढ़ोगे तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। वो ऑर्डर क्या आएगा वो वहां देखेंगे ग्रुप नंबर 18 में, लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, क्यों? सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, या ऐसे सोचो, वीक फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और वीक फोर्सेस पे क्या डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। समझ रहा हो मेरी बात को? तो एक बात बताओ, जब मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पानी कैसा है, डाइपोल है। अरे हाँ ना बोलो, डाइपोल है तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। सर एक बात हमको बताइए, आप कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से आप कह रहे हैं कि वीक फोर्सेस बढ़ने लगते हैं, क्यों बढ़ने लगते हैं? अरे भाई मेरे, कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सोचना जरा गौर से, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा अंदर उसके जाके सोचो, क्या उतना इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने का मतलब चार्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ओवरऑल? और अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इंटरेक्शन तगड़ा होगा या कमजोर होगा, ये बताओ। तगड़ा होगा। तो लाइन क्या लिखी हुई है, किस बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं लिखो, प्रॉपर ये लाइन लिखो, एटॉमिक मास बढ़ने का मतलब ये हुआ, एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ, हाँ आगे उसी में मतलब सॉल्यूशन करके लिख लो, एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ मेन मतलब है, मेन मतलब है एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ मेन मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का बढ़ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का बढ़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का बढ़ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ेंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ेंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ेंगे, इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ेगा, आगे लिखो, चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है इंटरेक्शन बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है इंटरेक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। हेंस हेंस फिजिकल स्टेट हुई, फिजिकल स्टेट हुई, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ। हेंस फिजिकल स्टेट हुई, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। हेंस ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। भाई दूसरा पेज ले ले यार, जीवन से बड़ा थोड़ी है दूसरा पेज, मक्कारी किए जा रहा है उसमें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा अभी लग रहा है ना आसान, एंड में देखना।
एंड में जाने के बाद ना समझ नहीं आता है किसको कैसे याद रखें। अभी तो ठीक है, इजी इजी लगता है, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको बहुत तरीके से पता है। ये मैं जानबूझ के अपनी भाषा आपको उस टाइम के लिए इसीलिए दे रहा हूं ताकि वीडियो एक बार स्क्रॉल करके खट से अगर नहीं वापस आ रहा है तो वापस देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे लिखिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, क्या लिखा है मैंने, हेंस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, बस ये बात हो गई। तो छठवां वाला भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। सिक्स्थ वाला भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आ जाओ मेन बात पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं। अब हम आते हैं अपना, हमारा पूरा डाइपोल के जितने सवाल बन सकते थे वो सारे मैंने कवर करा दिए, जितनी वेराइटीज बन सकती थी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहां पे आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। किस पे आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुनिएगा सर, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने बोला था, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे ये दो तरह का होता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे ये दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे दो तरह का होता है। एक अगर हम बात करें, एक कौन सा होता है, सिमेट्रिकल, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है मेरे भाई अनसिमेट्रिकल। मैं बता दूं इस शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग और महत्व आपको तब समझ में आएगा जब कोऑर्डिनेशन के एक सवाल के अंदर सबसे पहली चीज, तीन एग्जांपल मैं बोलूंगा। एक एग्जांपल है मेरा, अगर हम बात करें डीएमजी माइनस, डीएमजी माइनस अगर हम इसकी बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल है मेरा HF2 माइनस, दूसरा एग्जांपल है HF2 माइनस। और तीसरा एग्जांपल क्या है मेरा, तीसरा एग्जांपल है कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कहां लिखा हुआ है सर, आप जाइएगा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर खोलिएगा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बॉक्स देखिएगा या फिर सर्वेश सर का एनसीईआरटी डीप लाइन करवाइए और उसी के अंदर लिखवाया है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। एनीवे अगर हम बात करते हैं तीसरा एग्जांपल, कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मैं बता देता हूं एनसीईआरटी का रेफरेंस कहां कहां पे है, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में था, और अगर हम ये बात करने जो जा रहे हैं ये कहां पे दिया गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। आप जाके देखिएगा, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये तीन जगह एनसीईआरटी ने सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या रखा है। जनरली क्या होता है, हम क्या मानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल बेस फोर्सेज एक के होता है। भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल में भी हाइड्रोजन थोड़ा तगड़ा होता है। ठीक है, कई बार आप कहते हुए सुनेंगे कि हाइड्रोजन इज डाइपोल, गजब हाल है, हाइड्रोजन इज डाइपोल। नहीं भैया, डाइपोल नहीं होता है, दोनों अलग होता है। हाइड्रोजन समझो ऐसे कि मतलब आप समझ रहे हो ना, दो कमजोर बच्चे हैं क्लास के, एक का नंबर 100 में 2 नंबर आ गया, एक का 100 में 1 नंबर आ गया, दो वाला एक वाले को हड़का रहा है, ए देख नालायक है तू, पढ़ता लिखता नहीं है। समझ रहा हो मेरी बात को। तो आप समझने की एक कोशिश कीजिए कि वो जो दो वाला है ना वो हाइड्रोजन है, और एक वाला जो है वो कौन है, डाइपोल बेस फोर्सेस। थोड़ा अंतर है लेकिन अंतर है। अब अगर हम बात करें, जब एम्स होता था तब तो बहुत तगड़े लेवल पे पूछा जाता था। अब तो खैर नीट का जमाना आ चुका है, तो समझ रहे हो। लेकिन नीट का जमाना ये थोड़ी कहता है कि एनसीईआरटी मत पढ़िए, एनसीईआरटी छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, ये 3 डिफरेंट चैप्टर में लिखा गया, करते हैं। अब सुनिए जरा गौर से, डीएमजी माइनस की मैं सबसे पहले बात करूंगा। डीएमजी माइनस, पहली चीज क्या होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं आपको। जैसे समझना, मान लो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी आपने ले लिया, लेट सपोज दैट। अगर मैंने आपसे बोला कि ले लो भाई ये क्या है, पानी है, लेट सपोज, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मान लो हमने डाल दिया यहाँ पे OH माइनस। क्या डाल दिया बोलो जल्दी, OH माइनस। क्या एक एनायन है या नहीं है, ये मुझे बताओ। एनायन है, और ये क्या है, पानी है। तो मैंने क्या बोला, कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं सर, सिंपल सी बात है। क्या एक बात मुझे बताओ, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, आएगा। यहां कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। अब अगर आएगा तो क्या एक बात मुझे बताओ, ये धीरे 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 इस हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे बताओ। इंटरेक्ट करेगा। अब सोचना जरा गौर से, एक समय बाद, एक कंडीशन बाद रेजोनेंस जैसी फिनोमेना ऑब्जर्व होगी। कैसे ऑब्जर्व होगी वो सुनना। अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे, ये भी ऑक्सीजन ही खींच रहा है, ये भी ऑक्सीजन ही खींच रहा है। जब ये हालत इसके इलेक्ट्रॉन की खींच खींच के नाजुक कर देगा, तो यहां पे क्या क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। बगल वाला पड़ोसी बोलेगा उसके साथ बॉन्ड बना के क्यों बैठा हुआ है, मैं भी सेम इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन रखता हूं, जितना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तुझे उतना ही इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन मैं भी दे सकता हूं, तो एक काम करना, मेरे साथ आके बॉन्ड बनाना भाई। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर देगा,
ये क्या करेगा बोलो जल्दी, रेजोनेंस लाइक फिनोमेना शो करते हुए क्या इसके इलेक्ट्रॉन को इसको वापस लौटा देगा या नहीं लौटा देगा। थोड़े टाइम बाद ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, अगर थोड़े टाइम बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा कि ये हाइड्रोजन किससे आके जुड़ चुका है, इससे आके जुड़ चुका है और ये क्या बन चुका है, अब आपका OH माइनस बन चुका है। क्या बन चुका है, OH माइनस। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये होगा कि फिर से ये OH माइनस पलटी मारेगा और फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में क्या ये स्ट्रक्चर रेजोनेट करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। ओवरऑल अगर मैं इसके हाइब्रिड की बात करूं तो थोड़े टाइम बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये H रहा, ये O रहा। यहां पे अगर मैंने कहा ये O रहा और ये क्या रहा, H रहा। यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ये H है, ढंग से देखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखो यहां पे जो ये O है और ये जो H है, ये जो O है और ये जो H है, यहां पे देखना ये कौन सा है, ये O है और ये क्या है बोलो जल्दी, H है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, कभी इसके साथ जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी किसके साथ होगी, बाजू वाले के साथ होगी। मतलब इसकी जितनी बॉन्ड की लंबाई होगी उतनी ही इसकी बॉन्ड की लेंथ होगी। पहली चीज मैंने क्या बोला, बॉन्ड लेंथ दोनों की क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, इनकी बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर हो जाएगी। और तो और इनकी बॉन्ड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो जब एक हाइड्रोजन एटम ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे जिसके अंदर उसके सारे बॉन्ड के एस्पेक्ट सिमिलर हो जाएं तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम जो होते हैं उनके सारे बॉन्ड एस्पेक्ट सेम हो जाए। बॉन्ड एस्पेक्ट बोले तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड आइडेंटिटी, ठीक है, बॉन्ड आइडेंटिटी, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें अगर सिमिलर हो जाती हैं, अगर ये सारी चीजें सिमिलर हो गई, इट मींस उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बेहतरीन एग्जांपल, ये तो पहला वाला एग्जांपल कहां दिया गया, इक्विलिब्रियम के अंदर। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, दूसरा एग्जांपल क्या है, देखो डीएमजी क्या होता है, तो डीएमजी होता है CH3, ये क्या होता है C, ये क्या होता है C और ये क्या होता है CH3। यहां पे क्या होता है बोलो जल्दी, ये डबल बॉन्ड N और ये क्या रहा, डबल बॉन्ड N रहा। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक जगह होगा OH, ये कोऑर्डिनेशन में आएगा और यहां पे क्या पाया जाएगा, O माइनस। ठीक है, अब क्या होता है, एक्चुअल में DMG माइनस यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। कैसे बनता है, दरअसल मैं तुमको बताऊं ये बनता कैसे है। इसको एक काम करो, तोड़ो, थोड़ा सा तोड़ोगे तब पता चलेगा कि इसका नाम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम बना कैसे। आप देखिएगा ढंग से, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो वहां एक शब्द लिखा हुआ है ग्लाइऑक्सल। क्या लिखा हुआ है, ग्लाइऑक्सल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अरे सुना है कि नहीं सुना है, ओम्स गैप के बारे में भी सुना होगा, अगर यहां OH लगा दूं, ऑक्सैलिक एसिड, सुना है कि नहीं सुना है। अब यहां पे अगर हम बात करें, ये हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O, C डबल O बॉन्ड। अब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, ये भी ऑर्गेनिक में दिया गया, ऑर्गेनिक की ये रिएक्शन है जिससे ये बना है। यहां पे क्या होता है, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहां पे आप जब हाइड्रोक्सिल अमीन लेते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन, तो बेसिकली क्या होता है, यहां से देखिएगा, यहां से क्या होता है, ये H2O बन के यहां से निकल जाता है, यहां से ये H2O बन के रवाना हो जाता है। ठीक है, इसको नाम क्या दिया आपने, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम दिया, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, ये नाम दिया और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही निकले तो ये क्या बना, ये बना। अब कैसे बना, डीएमजी माइनस के साथ हमेशा बेसिक मीडियम लेना होता है। क्या लेना होता है, बेसिक मीडियम। डीएमजी माइनस के साथ हमेशा क्या लेना होता है, बेसिक मीडियम। या फिर याद रखना, पीएच 7 से ज्यादा लेना होता है या 7 से कम लेना होता है, 7 से ज्यादा लेना होता है। क्या लेना होता है, 7 से ज्यादा। क्यों ज्यादा लेना होता है, दरअसल आप इससे क्या बना पाओगे, आप इससे क्या बनाओगे, आप इससे क्या बनाओगे, ये OH बनाओगे। अब ये क्या हो गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। क्या बना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। जैसे ही आप इसको बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर, तो तुरंत ये क्या बनाता है, DMG माइनस बनाता है। क्या बनाता है, DMG माइनस। कैसे बनाता है वो भी बताता हूं, एक मिनट रुको, यहाँ पे एक मिनट, इसको ना इधर रखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर रखते हैं, रुको, ये देखना, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया भाई, कोई ऑर्गेनिक में तो कोई इनऑर्गेनिक में तो कोई फिजिकल में।
ठीक है, यहां पे देखो जरा गौर से, अगर हम बात करें सबसे पहली चीज, ये रिएक्ट करके आपने क्या बनाया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम बनाया। अब बात आती है कि सर एक बात बताइए, बेसिक मीडियम ही जरूरी क्यों है? अगर बेसिक मीडियम ना ले तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको मैंने बताया था बेसिक मीडियम का मतलब क्या हुआ, संसार का हर एनायन बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर वो H प्लस के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे बेस कहते हैं, किसी और के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहां पे कहा जाता है डीएमजी को सबसे पहले बेसिक मीडियम में लोगे, यानी मीडियम में क्या आएगा, OH माइनस। पहली बात क्या हुई, संसार का हर एनायन क्या होता है, बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर वो H प्लस के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। अगर वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब ये एक एनायन है, ये एक एनायन है। एनायन का सपना क्या है, जीवन की 3 रिएक्शन। एनायन का सपना क्या है, जीवन की 3 रिएक्शन। पहला कौन सा, NaR, ना करने का, सबसे पहली चीज एसिड बेस, ना करने को मिले तो NaR, वो भी ना करने को मिले तो NSR। सबसे पहले रिएक्शन कौन सा होता है, एसिड बेस, ना करने को मिले तो NaR, वो भी ना करने को मिले तो NSR। अरे बात समझ में आई? एनायन का सपना जीवन की कितनी रिएक्शन, 3। कितनी रिएक्शन, कितनी? सबसे पहली कौन सी है, एसिड बेस, ना करने को मिले तो, वो भी ना करने को मिले तो NSR। अब बताओ क्या ये एनायन है या नहीं है? क्या इसको एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब यहां से ये जाएगा H प्लस को खा जाएगा। जैसे ही H प्लस खाया, ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम था। क्या था, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। अब यहां पे क्या बन जाएगा ये, अब ये बन जाएगा CS3 C C CS3, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड N, ये O और ये H, और यहां पे डबल बॉन्ड N, और अब क्या बन जाएगा, O माइनस। एट या एटो, एटो या आइटो या आइड कब लगता है, जब किसी के सर पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है या नहीं आता है? अब ये क्या बना, ये क्या नाम था इसका, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। इसका नाम क्या था, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम नाम था। क्या था, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। अब इसका नाम क्या बन चुका है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या बन चुका है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या नाम बन चुका है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। और इसको हिंदी में, सॉरी, अगर शॉर्ट में आलसी लोग किस नाम से जानते हैं, DMG माइनस। किस नाम से जानते हैं, DMG माइनस। ये सब कहानी थी DMG माइनस बनने तक की, जो एनसीईआरटी में दी गई है। कहां दी गई है, आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन जाके उठा के खोल के देखो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां से यहां तक पहुंचोगे। अब यहां के बाद OH माइनस वाली ये जो बात है, ये तुम्हें कहां पहुंचाएगी, इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक मीडियम होना चाहिए। बेसिक मीडियम में Ni2 प्लस आयन का टेस्ट किया जाता है। सवाल एक बार यही पूछ लिया था, अभी नीट में 2 साल पहले पूछा था, जब वो DMG के ऊपर सवाल आया था कि रोजी रेड PPT जो बनता है या चेरी रेड PPT जो बनता है, उसमें मीडियम कैसा रखना होता है। मीडियम पहली चीज बेसिक रखना होता है। और एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, एम्स के अंदर भी ये सवाल पहले पूछा जा चुका है कि ये मीडियम कैसा लेना है हमें, बेसिक। पीएच कितना लेना है, 7 से कम या 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। क्यों, अगर पीएच नहीं लोगे तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम किस में नहीं कन्वर्ट होगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में नहीं कन्वर्ट होगा। और जब ये इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स कहां से बनाएगा? इसलिए पीएच हमेशा याद रखना, पीएच मैं बोल दे रहा हूं, पीएच हमेशा कैसा होना चाहिए, बेसिक। या फिर ऐसे याद रखना, बेसिक की जगह मोर देन कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, अगर नहीं लोगे तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम लिगेंड ही नहीं बन पाएगा, और लिगेंड नहीं बनेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाने की बात ही छोड़ दो। समझ रहे हो? वो बोलेगा तुमसे कि Ni2 प्लस आयन के लिए DMG के साथ हमें मीडियम बेसिक क्यों लेना पड़ता है? कहना साहब, DMG के साथ अगर मीडियम आपने बेसिक नहीं लिया तो वो DMG माइनस ही नहीं बनेगा, और DMG माइनस ही नहीं बनेगा तो कॉम्प्लेक्स कौन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। समझ रहे हो? खैर, ये कोऑर्डिनेशन में भी आएगा, अपने दिमाग में एक बार बिठा लेना, मैं पहले बोल दे रहा हूं। अब दूसरी बात सुनो, इसके केस में क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये एक्चुअल में क्या किया जाता है, DMG माइनस आयन का टेस्ट किया जाता है किसके लिए, Ni2 प्लस आयन के लिए। सॉल्ट एनालिसिस में भी आएगा, कोऑर्डिनेशन में भी आएगा। सुनना, कौन से मीडियम के अंदर, OH माइनस, या फिर ऐसे याद रखो मोर देन 7। पीएच क्या होना चाहिए, मोर देन 7, यानी मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक। पीएच कैसा होना चाहिए, मोर देन 7, या कैसा होना चाहिए, बेसिक। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, देखना जरा गौर से। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा CS3, ये भी क्या रहा, CS3। अब जरा गौर से सुनना, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड N, और ये भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड N बन गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे क्या बनेगा, ये O माइनस बना, क्या बना, O माइनस, और ये क्या बन गया, O, और ये H। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो DMG2 बनता है जब उसके साथ Ni2 प्लस है, इसका चार्ज इसके पाव में और इसका चार्ज इसके पाव में, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका NiDMG2। क्या बनेगा, NiDMG2। अब देखो वो कैसे बनता है, यहां पे अगर हम बात करें, ये O माइनस,
ये N, एक मिनट, ये O माइनस, ये N, और ये क्या बन गया डबल बॉन्ड C, ये C, और यहां पे क्या बन गया डबल बॉन्ड N, ये क्या बन गया O, और ये क्या बन गया H। यहां पे क्या आपका जुड़ गया CS3, और यहां पे क्या जुड़ गया CS3। अब जरा गौर से सुनना, यहां पे Ni2+ कैसे यहां पे बैठता है, NiDMG2 का कॉम्प्लेक्स जो बना है कैसे बना है, Ni2+ ये रहा। अब सुनना जरा गौर से, दरअसल होता क्या है, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। अब एक बात बताइए, क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपना बीच में डालेगा। अभी मैंने बोला था कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वही वाला एप्लीकेशन है जस्ट। क्या ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेगा, इधर से ये अपना देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेगा। थोड़े समय बाद यहां पे कंडीशन कैसी नजर आएगी, कंडीशन ऐसी नजर आएगी, यहां पे अगर हम बात करें थोड़े टाइम बाद कंडीशन कैसी नजर आएगी, कंडीशन ऐसी नजर आएगी, ये O है, ये H है, और ये क्या है O है, और इनके बीच में क्या हो चुकी है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो चुकी है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो चुकी है बोलो जल्दी, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। यहां पे क्या हो चुकी है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर पहले सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कैसी है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक तो एप्लीकेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, एक पीछे मैंने बताया, बाकी ये लोग ऐसे डोनेट करेंगे, ये नाइट्रोजन ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, हटा दो, ये बस इतना याद रखो, Ni+2 को भी हटा दो, बस तुम इतना याद रखो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां NiDMG2 के कॉम्प्लेक्स में मैं बोलूंगा तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब इसके बाद से एक तो ये हो गया एग्जांपल, और अब एक और एग्जांपल होता है, डेट इज हमने क्या बोला, कुछ एनायन पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, HF2-, भी तो उसी का एग्जांपल है। आप सिंपल सी बात समझिए, ये हमने क्या ले लिया H, और ये हमने क्या ले लिया F। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे हमने क्या रख दिया F-। अब जिस इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, इसने भी लालच दिया कि मैं भी उसी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं तेरे को, तो उसको वापस क्यों नहीं कर देता है, तो बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा वापस, तुम दो तो सही। जैसे ही ये देगा तुरंत यहां पे क्या बनेगा, देखना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे ये H और ये F बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा F-। फिर वापस से ये शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये वापस खींच लेगा अपना, जैसे ही यहां सॉरी यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहां पे ये हो जाएगा F और ये हो गया H। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वापस ये खींच लेगा। कुल मिला जुला के जब इनके हाइब्रिड को आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि भैया ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, और ये रहा बीच में फंसा हुआ हाइड्रोजन जो आजू में भी बॉन्डिंग कर रहा है और बाजू में भी बॉन्डिंग कर रहा है। मतलब जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी है उतनी ही इसकी है, जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी है उतनी ही बॉन्ड लेंथ इसकी है, जितनी बॉन्ड आइडेंटिटी जो इसकी है वही इसकी है, जो इसके बॉन्ड पैरामीटर्स होंगे वही इसके भी बॉन्ड पैरामीटर होंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहली चीज व्हेन लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेडिंग लगाएंगे और वहां पे लिखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 एग्जांपल याद रखिएगा, ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। लिखिए व्हेन टू when bonded atom when bonded atom when bonded atom of hydrogen when bonded atom of hydrogen when bonded atom of hydrogen behave same in all bond aspects, behave same in all bond aspect, behave same in all bond aspect, ठीक है, then it is known as then it is known as then it is known as symmetrical hydrogen bonding, then it is known as symmetrical hydrogen bonding, then it is known as symmetrical hydrogen bonding, be it for example ऐसे कर लो, for example be it bond length, be it bond length, for example be it bond length, bond aspect का मतलब क्या है सर, be it bond length, be it bond length, bond be it b और e, be it कान का इलाज कराओ, ठीक है, और उसके साथ जरूरत पड़े तो एक आध दो चीज का और कराना, be it, ठीक है, समझने की कोशिश करो, be it bond length, be it bond length, bond energy,
बी इट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बाकी रेस्ट तो अनसिमेट्रिकल सारे ही हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल तो सारे ही हैं। OH माइनस को लेके HF के साथ करा दो, उसके केस में क्या हो जाएगा, वहां पे हम उसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, सुनिएगा जरा गौर से। इसके बाद मेन बात आती है कि अब दूसरी बात पे आते हैं कि एक होता है, समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दूसरे तरह से देखा जाए कि मॉलिक्यूल के अंदर कैसे किस तरीके से हो सकती है, तो दो तरीके से होती है। एक कौन सी होती है, विद इन द मॉलिक्यूल, और एक होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल। एक होती है विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, और एक होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल। एक होती है विद इन द मॉलिक्यूल, दिल्ली डेयर डेविल्स का मुंबई इंडियंस के साथ मैच है, विद इन द कंट्री है, इंट्रा मैच कह सकते हो। ठीक है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इंटर नेशनल मैच हो गया। एक हो गया विद इन द मॉलिक्यूल मतलब विद इन द कंट्री, और एक हो गया बिटवीन द मॉलिक्यूल यानी बिटवीन द कंट्री। तो बिटवीन द मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, समझिएगा, इसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें विद इन द मॉलिक्यूल, ये किसका एग्जांपल हो गया, तो ये हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब इसका दो एग्जांपल बड़ा फेमस है। पहला कौन सा फेमस है, ऑर्गेनिक के अंदर एक एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, एक है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, और इसका एक एग्जांपल फेमस है, डेट इज पैरानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दूसरा एग्जांपल समझना, ऑर्थोसेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, ये हो गया कौन सा, ऑर्थो वाला, और दूसरा कौन सा हो गया, पैरा वाला। ठीक है, एक हो गया ऑर्थो वाला और एक कौन सा हो गया, पैरा वाला। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, हाँ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना जरा गौर से, बहुत तरीके से सुनना, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, यही फेमस वो है। अब देखो जरा गौर से, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल किसको कहते हैं ये समझना। ये अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो यहां पे, ये रहा OH, ये OH रहा, और ये क्या रहा, NO2 रहा। ठीक है, ये क्या रहा, NO2 रहा। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से देखना, एक तो ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, और यहां पे अगर हम बात करें पैरानाइट्रोफेनॉल की, तो ये देखिए, एक मिनट, ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो और ये पैरा क्या हो गया, जरा गौर से देखना, ये रहा O, ये रहा H, ये रहा N, ये रहा डबल बॉन्ड O, और ये रहा O। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो आप खुद सोच के मुझे बताइए, क्या पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। ये विद इन द मॉलिक्यूल है या बिटवीन द मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल। कौन सा किसका एग्जांपल हो गया, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर। अच्छा अगर हम बात करें, क्या ये, अच्छा देखना, एक कंटेनर में खूब सारे आपने पैरानाइट्रोफेनॉल ले लिए, क्या ये ऊपर वाले पैरा से ज्वाइन होगा या नहीं होगा, दूसरे वाले पैरा से, और ये किससे ज्वाइन होगा, तीसरे वाले। अब आप मुझे सोच के बताइए कि सबसे लगातार, आप एक चीज सोच के बताइए, एक पैरानाइट्रोफेनॉल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हो सकता है किसी पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे से मर्ज हो जाए, हो सकता है किसी पॉइंट पे जाके मर्ज हो जाए, मतलब माइट पॉसिबल इनके अंदर रिंग बन जाए, और रिंग का बनना कहा जाता है चिलेशन। रिंग का बनना क्या कहा जाता है, चिलेशन। एंड चिलेशन का होना, IIT JEE 2016 का एडवांस का पेपर ये इंफॉर्मेशन देता है कि चिलेशन जो होता है वो क्या देता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या देता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। वो सवाल कौन सा पूछते हुए दिया था बताऊं, वो सवाल उसने दिया था ऑर्थो हाइड्रोबेंजोइक एसिड। अब अगर हम तुमसे बात करें, जैसे कि सवाल क्या दिया गया था, ऑर्गेनिक का सवाल था, इसी सवाल के अंदर उसने सॉल्यूशन में लिखा C डबल बॉन्ड OH होता है, इधर ले लिया OH, इधर ले लिया OH। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे सवाल के अंदर, तो दूसरे सवाल के अंदर उसने लिया COOH, और यहां पे क्या ले लिया, OH, और तीसरे सवाल के अंदर उसने ले लिया था COOH, और पूछा था इन सब में बताइए तगड़ा यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। मेरे भाई ये आजू में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और बाजू में भी, तो यहाँ चिलेशन क्या होता है, मोर। यहाँ पे क्या होता है, मोर चिलेशन। क्या होता है, मोर चिलेशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक ही तरफ बॉन्डिंग होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेस चिलेशन। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए
चिलेशन का मतलब क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन। एंड रिंग का फॉर्मेशन क्या करता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या देता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यानी कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक माना गया था, देन ये माना गया था। तो चिलेशन शब्द का मतलब क्या है? रिंग का फॉर्मेशन। और रिंग का फॉर्मेशन, रिंग का बनना सिस्टम को क्या देता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। केमिस्ट्री दो ही बातों पे चलती है, काइनेटिक्स पे चलती है या थर्मोडायनेमिक्स पे चलती है। इसीलिए ऑर्गेनिक में पढ़ते हो एक केसीपी प्रोडक्ट होता है और एक टीसीपी प्रोडक्ट होता है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है और एक कौन सा होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें कि चिलेशन की वजह से रिंग का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या बढ़ी? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या बढ़ी बोलिए जल्दी? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। अब जरा गौर से यहां पे सुनिएगा, मैंने कहा यहां पे रिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब एक बात तय है, इंट्रा के अंदर रिंग बन सकती है या नहीं बन सकती? 100% कंफर्म है, बनेगी, बनेगी ही बनेगी। आप सोचिए कि एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल है बी, संपोज करिए, अगर क्या एक बात तय है इसके अंदर रिंग बनेगी? 100% इस बात का कंफर्मेशन है। विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, मतलब यहां चिलेशन होगा। पहला पॉइंट, यहां चिलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है? तो चिलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन। यहां पे किसी एक पॉइंट पे हो सकता है ये धागे जुड़ जाएं इनके, हो सकता है किसी एक पॉइंट पे, लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? मे एंड मे नॉट। मे एंड मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पहली बात। अब एक बात तो, चिलेशन होगा, चिलेशन यहां कंफर्म है। तो एक बात तो, एसोसिएशन कहां ज्यादा कहां कम? यहां ज्यादा होगा एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स का या यहां ज्यादा होगा? ये बताओ कहां पे ज्यादा होगा? पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में एसोसिएशन ज्यादा होगा, पहले वाले में ज्यादा होगा ना? गजब बेटा गजब, बहुत बढ़िया। पहले वाले में ज्यादा होगा। जब विद इन द मॉलिक्यूल ये सिकुड़ गया तो दूसरे मॉलिक्यूल से तो जुड़ ही नहीं पाया ना। और यहां पे ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो आप खुद सोच के बताइए कि यहां पे क्या है? लेस एसोसिएशन है। क्या है बोलिए जल्दी? लेस एसोसिएशन। यहां पे लेस एसोसिएशन है। और जबकि अगर मैं वहां पे बात करूं तो यहां पे क्या है? मोर एसोसिएशन। क्या है बोलिए जल्दी? मोर एसोसिएशन। यहां पे मोर एसोसिएशन होगा। अब एक बात तो, वीक फोर्स ज्यादा लग कहां रहा है? यहां पे जहां पे लेस एसोसिएशन है या जहां मोर एसोसिएशन है? जहां पे मोर एसोसिएशन या लेस एसोसिएशन? यार सोओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा यार, समझ रहे हो? इतना एफर्ट मार के ऑर्गेनिक भी रिलेट करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन तुम लोग ना, पता है लिटरली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं, एआईपीएमटी ने, नीट ने, सबने सवाल इस पे पूछ रखा है। बट वही बात है ना कि मतलब एकदम से कसम से मैं बता रहा हूं, तुम्हारे कंपैरिजन में एक बार बैच 1 को देखना यार, तुमसे ज्यादा एफर्ट डालते हैं वो सब। लिटरली मतलब ऐसा मत मजबूर करो कि यार हम ही अपना एफर्ट एकदम घटा लें, हम भी आए बस इनऑर्गेनिक का डिफाइंड सिलेबस पढ़ाएं चले जाएं। हमको कोई मतलब नहीं होता है कि वहां बैठ के डाउट पे सुनते रहो कि ट्रायंगुलर ग्रुप में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, चलो क्लास में यार एक बार बोल देना। लीनियर ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है, आके बोल देना। एंड यू पीपल आर डूइंग लाइक दिस यार, आप कर लो यार।